Hello students, good morning. I welcome you all on my YouTube channel. My name is Vishnu Gupta and we are learning biology here. In this session we are learning the morphology of the flowering plant and this is for the class 11th. Now we are going to complete this lesson. आज हम ये lesson complete कर देंगे. एक ही दो टॉपिक बचा है, लेकिन वीडियो जैसे ही शुरू हो रही है मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ पॉज करिए और जाइए अपने किचन से चने को लेके आइए. ग्राम आपके घर में आपके किचन में चना रखा होगा, ग्राम रखा होगा, उसको ले आइए. ठीक है, क्योंकि आप उसके हेल्प से सीड के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं. मैंने प्रीवियस सेशन में आपको फ्रूट के बारे में बता दिया था कि फ्रूट्स क्या होते हैं, फ्रूट का फॉर्मेशन कैसे होता है, फ्रूट के कौन कौन से पार्ट होते हैं. पेरिकार्प होता है. पेरिकार्प को हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एपीकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प. ठीक है, तो मैंने आपको थोड़ा सा फ्रूट के बारे में बता दिया था. एक फ्रूट होता है पार्थेनोकार्पी. ठीक है, एक फ्रूट होता है जिसको बोलते हैं हम पार्थेनोकार्पी. देखो मैंने आपको बताया ना, बायोलॉजी में जहाँ पे भी कार्प वर्ड आ जाए उसका मतलब ही होता है फ्रूट से. ठीक है, तो पार्थेनोकार्पी, पार्थेनो का मतलब होता है वर्जिन, मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं होना. ठीक है, फर्टिलाइजेशन अगर वैसे तो अभी आपने देखा कि फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट देयर शुड बी फर्टिलाइजेशन होना चाहिए. अगर विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट का फॉर्मेशन हो रहा है तो ऐसे फ्रूट को क्या बुलाते हैं? पार्थेनोकार्पी फ्रूट. समझ में आई बात? तो पार्थेनोकार्पी फ्रूट जैसे बनाना आपने खाया होगा, तो बनाना जो है दैट इज़ अ नेचुरल पार्थेनोकार्पी दैट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन. ठीक है, वैसे तो जितने भी फ्रूट्स हैं उनमें फर्टिलाइजेशन होना मस्ट है, लेकिन बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स होते हैं जहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होता, फिर भी डिस्पाइट देयर इज़ नो फर्टिलाइजेशन देन देयर इज़ ए फॉर्मेशन ऑफ द फ्रूट. सच टाइप ऑफ फ्रूट आर नोन एज पार्थेनोकार्पी फ्रूट. और इसका नेचुरल एग्जाम्पल कौन सा है? बनाना. बात समझ में आई? ठीक है, तो इस तरह से 2 टाइप के फ्रूट. एक फ्रूट और होता है फॉल्स फ्रूट, याद रखना. आप कितने लोगों ने एप्पल खाया है? हैंड रेज करिए सब लोग. ठीक है, मैंने भी खाया है इसलिए मैंने भी अपना हैंड रेज कर दिया कि यस सर मैंने खाया है. एप्पल फॉल्स फ्रूट है, स्ट्रॉबेरी फॉल्स फ्रूट है. क्यों फॉल्स फ्रूट है? तुम कहोगे अरे सर फ्रूट भी फॉल्स होता है. यस, अभी मैंने बताया कि विच पार्ट ऑफ द फ्लावर चेंज ट्रांसफॉर्म इनटू द फ्रूट? ओवरी. ओवरी किस में चेंज होती है? फ्रूट में चेंज होती है. इन द फॉल्स फ्रूट अदर देन द ओवरी थैलेमस पार्टिसिपेट इन द फ्रूट फॉर्मेशन. If thalamus other than the ovary any other part participate in the formation of the fruit, such type of fruit are known as false fruit. ऐसे फ्रूट्स को क्या बुलाते हैं? false fruit बुलाते हैं. ठीक है, तो अगर आप मैंगो खा रहे हो तो आप ट्रू फ्रूट खा रहे हो, लेकिन अगर आप एप्पल खा रहे हो, स्ट्रॉबेरी खा रहे हो, तो कैसा फ्रूट खा रहे हो? false फ्रूट खा रहे हो. क्यों? क्योंकि उसका डेवलपमेंट किससे हो रहा है? ओवरी से ना होकर थैलेमस ही पार्टिसिपेट कर रहा है फ्रूट के फॉर्मेशन पे. समझ में आया? तो इस तरह से 3 टाइप के फ्रूट हो गए, ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट और पार्थेनोकार्पी फ्रूट. तो फ्रूट का टॉपिक यहाँ पे ओवर हो गया. नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाओ, सीड पे. जो ओव्यूल्स होते हैं, ठीक है, फ्रूट के अंदर मतलब जो ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स होते हैं, आफ्टर फर्टिलाइजेशन दे डेवलप इनटू द सीड. वो किस में डेवलप हो जाते हैं? सीड में डेवलप हो जाते हैं. सीड 2 टाइप के होते हैं, एक डाइकॉट और एक मोनोकॉट. तो किचन से सब लोग चना ले आए हो ना? ठीक है, चना लेके पढ़ना इसको. ग्राम को लेके पढ़ोगे तो तुरंत 1 मिनट के अंदर समझ में आ जाएगा. ठीक है, अब आपने हाथ में ग्राम लिया होगा, ग्राम में देख रहे होगे ऐसे स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, 2 हाल्व दिख रहा होगा, दैट इज 2 कॉटिलीडन. वो है क्या? 2 कॉटिलीडन है. तो किस टाइप का सीड आपने हाथ में होल्ड करके रखा है? डाइकॉट सीड. पहली बात समझ में आ गई. उसके बाद उस ग्राम को बहुत ध्यान से देखो, उसमें आपको एक पोर दिख रहा होगा. बहुत ध्यान से देखो, उसमें एक छोटा सा पोर दिख रहा होगा, वही है माइक्रोपाइल पोर. इसी माइक्रोपाइल के पोर के थ्रू बिफोर फर्टिलाइजेशन जब पॉलन ट्यूब इंटर करती है तो इसी के थ्रू इंटर करती है. ओव्यूल में पॉलन ट्यूब किसके थ्रू एंटर करती है? माइक्रोपाइल के थ्रू एंटर करती है. इसीलिए दिस पोर इज प्रेजेंट इन द सीड. और इसी पोर के थ्रू ऑक्सीजन, इसी पोर के थ्रू वाटर एंटर करता है किसमें? सीड के अंदर. समझ में आया? तो ये माइक्रोपाइल है क्या? इट इज़ अ पोर लाइक स्ट्रक्चर. क्लियर है? तो समझ में आ गया. सीड के 2 पार्ट समझ में आ गए कि कॉटिलीडन क्या है और माइक्रोपाइल पोर क्या है. उसके बाद सीड कोट होती है. अब तुम कहोगे सर वो चने के ऊपर वाली कवरिंग. नहीं, सीड कोट का मतलब होता है उसकी प्रोटेक्टिव लेयर. 2 प्रोटेक्टिव लेयर होती है. कल के सेशन में मैंने बताया था कि आउटर लेयर को क्या बुलाते हैं? टेस्टा, और इनर लेयर को क्या बुलाते हैं? टेगमन.
ठीक है। तो ये क्या होते हैं, सीड कोट होते हैं। तो सीड कोट समझ में आ गया। कॉटिलीडन क्या होते हैं, कॉटिलीडन फूड को स्टोरेज करते हैं, ठीक है। और माइक्रोपाइल समझ में आ गया। उसके बाद ये जो प्लम्यूल और रेडिकल दिख रहा है ना, ये एम्ब्रियो के पार्ट हैं। वेयर द एम्ब्रियो इज प्रेजेंट इनसाइड द सीड, सीड के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, एम्ब्रियो प्रेजेंट होते हैं। और उस एम्ब्रियो के दो पार्ट होते हैं, एक होता है प्लम्यूल और एक होता है रेडिकल। आर फॉर रेडिकल, आर फॉर रूट। तो रेडिकल पार्ट किस में ग्रो होता है, रूट में ग्रो होता है। और प्लम्यूल पार्ट किस में ग्रो होता है, शूट सिस्टम में ग्रो होता है। ये 10th में भी आपने पढ़ा है, ठीक है। तो ये दोनों एम्ब्रियोनल पार्ट होते हैं। तो आपने किसका स्ट्रक्चर पढ़ लिया, स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट सीड, ठीक है। जब आप 12th में पहुंचोगे तो वहाँ पे आपको स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो भी पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे आपको केवल सीड का डायग्राम पढ़ना है, एम्ब्रियो नहीं पढ़ना है। एम्ब्रियो मतलब इसके अंदर के जो पार्ट्स होते हैं उसको आप क्लास 12th में पढ़ोगे। समझ में आ गई बात। तो इस तरह से अगर ग्राम का सीड लिया होगा तो समझ में आ गया। अब आ जाओ, सीड के अंदर एक पार्ट होता है जिसका नाम है एंडोस्पर्म, ठीक है। ये तो डाइकॉट सीड के बारे में मैंने बता दिया कि क्या क्या होता है। एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म क्या होता है, दो टाइप के सीड्स होते हैं, एक एंडोस्पर्मस सीड और एक नॉन एंडोस्पर्मस सीड। अब एंडोस्पर्म मैं सबसे पहले बता दूं, सब लोग ने नारियल पानी पिया है, कोकोनट वाटर पिया है। कोकोनट वाटर जानते हो एंडोस्पर्म है। अब एंडोस्पर्म होता क्या है, आपने 10th में पढ़ा था, देयर इज ए ट्रिपल फ्यूजन, डबल फर्टिलाइजेशन होता है। डबल फर्टिलाइजेशन या ट्रिपल फ्यूजन पे क्या बनता है, एंडोस्पर्म बनता है। फर्टिलाइजेशन पे जाइगोट बनता है जो एम्ब्रियो बना लेता है। लेकिन जब डबल फर्टिलाइजेशन होता है, सेकंड मेल गमीट जब फर्टिलाइज करता है तो उसको क्या बुलाते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। और जब डबल फर्टिलाइजेशन होता है तो उसका रिजल्ट क्या होता है, एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म इज अ टाइप ऑफ टिश्यू। एंडोस्पर्म एक क्या है, टिश्यू है, विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। जब सीड के अंदर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता रहता है तो उसको न्यूट्रिशन चाहिए होता है। उसको न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड कराता है, एंडोस्पर्म प्रोवाइड कराता है। अब कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जब एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट में सारा एंडोस्पर्म कंज्यूम कर जाते हैं, हमारे लिए कुछ छोड़ते ही नहीं। समझ में आई बात। लेकिन कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जो हमारे लिए एंडोस्पर्म छोड़ देते हैं, जैसे कोकोनट। समझ में, अगर कोकोनट ने भी जितना भी एंडोस्पर्म है सब कंज्यूम कर लिया होता तो हमारे लिए कुछ बचता, कुछ ना बचता। समझ में आई बात, ठीक है। तो इस तरह से हो गया। उसके बाद मोनोकॉट सीड आ जाओ, एंडोस्पर्म मैंने यहाँ लगा दिया। देखो एंडोस्पर्म मतलब ट्राइप्लॉइड टिश्यू होते हैं, रिजल्ट ऑफ ट्रिपल फ्यूजन या डबल फर्टिलाइजेशन, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। एंडोस्पर्मस सीड मतलब एंडोस्पर्म इज परसिस्ट, जो बचा रह जाता है जैसे कैस्टर में। और नॉन एंडोस्पर्मस मतलब जिसमें एंडोस्पर्म क्या हो जाए, पूरी तरह से कंज्यूम हो जाए, जैसे पी, ग्राम और बीन। मतलब अगर हम पी खा रहे हैं, जो आपने हाथ में ग्राम ले रखा है, वो नॉन एंडोस्पर्मस का एग्जाम्पल है। बीन जैसे राजमा वगैरह हो गया, ये सब नॉन एंडोस्पर्मस सीड्स हैं। इनका जो एंडोस्पर्म होता है वो पूरी तरह से क्या हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। होता सब में है, और एवरी सीड हैज़ एंडोस्पर्म, लेकिन कुछ एंडोस्पर्म का पूरी तरह से यूज़ कर ले जाते हैं, कुछ में बचा रह जाता है। क्लियर है। अब आ जाओ मोनोकॉट सीड पे। मोनोकॉट सीड का ये डायग्राम है, आपकी एनसीईआरटी में बनाएं। आपको मैंने बोल रखा है जब भी आप सेशन को अटेंड करिए तो एनसीईआरटी बुक अपने साथ रखिए, उसी से इसको पढ़ने की कोशिश करिए, जिससे आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे, स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉटिलिडनस सीड। जनरली एंडोस्पर्मस जो सीड्स होते हैं, सीड कोट में बी फ्यूज्ड विद फ्रूट वॉल। अगर आपने मेज़ देखा होगा, ठीक है, मेज़ में आपने देखा होगा कि जो सीड होता है वो फ्रूट की वॉल से एकदम फ्यूज़ होता है। समझ में आई बात, ठीक है। तो एल्यूरोन लेयर, इसमें एक लेयर होती है जिसका नाम है एल्यूरोन लेयर। ये लेयर दिख रही है। एल्यूरोन मतलब जहाँ पे भी आ जाए इसका मतलब है स्टोरेज। तो ये प्रोटीन का स्टोरेज करता है। जो एल्यूरोन लेयर होते हैं इसी में प्रोटीन का स्टोरेज होता है। उसके बाद ये एंडोस्पर्म आपको दिख ही रहा है, एंडोस्पर्म मैंने बता दिया कि क्या करता है। उसके बाद ये देखो सीड कोट और फ्रूट वॉल हो गई। सीड कोट और फ्रूट वॉल दोनों एक दूसरे से क्या होती है, फ्यूज़ होती है। इसका मतलब जो मोनोकॉट जो सीड होते हैं और उनका जो फ्रूट होता है वो उन दोनों की वॉल एक दूसरे से एकदम फ्यूज़ होती है, ठीक है, एकदम लगी हुई होती है। क्लियर है। उसके बाद देखो एक पार्ट दिख रहा है स्कोटेलम। अभी आपने डाइकॉट सीड में कॉटिलीडन पढ़ा था, ठीक है, कॉटिलीडन बताया था। इन द मोनोकॉट कॉटिलीडन को ही स्कोटेलम बुलाते हैं, याद रखना। मोनोकॉट में कॉटिलीडन को क्या बुलाते हैं, स्कोटेलम बुलाते हैं। उसके बाद आपको कोलियोपेटाइल दिख रहा है। कोलियोपेटाइल देखो किसके ऊपर है, प्लम्यूल के ऊपर है। इसका मतलब है किसकी शीथ है, शीथ का मतलब होता है कवरिंग। किसकी शीथ है, प्लम्यूल की शीथ है। तो प्लम्यूल की शीथ को क्या बुलाएंगे,
कोलियोपेटाइल, देखो पी आ रहा है, कोलियोपेटाइल में पी आ रहा है, तो पी मतलब प्लम्यूल, प्लम्यूल के ऊपर जो शीथ है उसको क्या बुलाएंगे, कोलियोपेटाइल। और नीचे क्या है, कोलियोराइजा, तो कोलियोराइजा में आर आ रहा है, आर का मतलब रूट, रेडिकल के ऊपर जो शीथ है उसको क्या बुलाएंगे, कोलियोराइजा। ठीक है, तो ये आप देख लो स्ट्रक्चर ऑफ इसमें एल्यूरोन लेयर जो प्रोटीन का स्टोरेज करता है, स्कोटेलम, कॉटिलीडन को मोनोकॉट में क्या बुलाते हैं, स्कोटेलम बुलाते हैं। प्लम्यूल एनक्लोज इन कोलियोपेटाइल, ये एम्ब्रियोनल शीथ होती है, याद रखना, शीथ का मतलब होता है कवरिंग, ठीक है। और रेडिकल के ऊपर क्या होती है, कोलियोराइजा। तो इस तरह से आपने आज जो है सीड का भी पार्ट पढ़ लिया, दो टाइप के सीड पढ़ लिए, डाइकॉट और मोनोकॉट, दोनों के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। एंडोस्पर्म के बारे में बता दिया, एंडोस्पर्म के बेसिस पे दो टाइप के सीड होते हैं, एक एंडोस्पर्मस और एक नॉन एंडोस्पर्मस। और इसी टॉपिक के साथ ये लेसन भी कंप्लीट हो गया। इस लेसन पे सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है फ्लावर और इन्फ्लोरेसेंस पे, ठीक है। बाकी जो टॉपिक्स हैं वो आपके सिलेबस में नहीं है, सीड भी आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि नहीं सही है, आपको पूरे चैप्टर में थोड़ा थोड़ा तो पता लग ही गया, ठीक है। तो इस तरह से मैंने पूरे चैप्टर को एकदम से छोड़ नहीं दिया, आपको चैप्टर के बारे में हर एक चीज़ हर एक एंगल से बता दिया। हाँ, वो अलग बात है कि मैंने कुछ टॉपिक्स को बहुत अच्छे से नहीं बताया, क्योंकि मैंने बोल रखा है कि वो टॉपिक मैं बाद में कवर करूँगा, क्योंकि वो आपके सिलेबस का पार्ट अब नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से ये सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। और हाउ डिड यू लाइक द सेशन, एंड फ्रॉम द नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू स्टार्ट एनिमल किंगडम। तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं एनिमल किंगडम। गेयर अप फॉर दैट, उसके लिए गेयर अप और ज़्यादा हो जाइए, ठीक है। एंड प्लीज़ राइट डाउन द कमेंट बॉक्स, यस सर वी अंडरस्टूड वेरी वेल द मॉर्फोलॉजी। अगर मॉर्फोलॉजी में कोई प्रॉब्लम होगी तो लेट मी नो, आई विल सॉल्व योर डाउट, मैं आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा, ठीक है। सो होप सो यू आर डूइंग वेल एट योर होम, स्टे एट योर होम, स्टे फिट, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत, लव यू, गुड बाय।